क्या है इस दुनिया का सच? हम क्यों हैं इस दुनिया में? हम खाते हैं, पीते हैं, अपनी रोजमर्रा के कामों को करते हैं। हम में प्यार है, हम झगड़ते हैं, नफरत करते हैं। हम पैदा होते हैं, हम जीते हैं, फिर अंत में मर जाते हैं। आखिर मानव जीवन के साथ ऐसा क्यों होता है? विज्ञान भी अंत में यही जानना चाहती है कि ये जीवन चक्र क्या है। पृथ्वी में रहने वाली तमाम जीवों में जीवन है, और ऐसा क्यों है? हम क्यों जिंदा हैं? अगर हम जिंदा हैं तो हमारे जिंदा होने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ जिंदा रहना? हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना चाहते हैं, हम खूब दौलत कमाना चाहते हैं, हम अपनी हाई लाइफस्टाइल दोस्तों और दुश्मनों को दिखाना चाहते हैं, दुनिया में यूनिक बनना चाहते हैं ताकि हम जहां भी जाए अलग से पहचाने जाए। और मान लो ये सब हो भी गया, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ हो गया आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर क्या? जाहिर सी बात है, यही सब करते हुए आपकी आधी से ज्यादा उम्र बीत जाती है और बची हुई उम्र उसे दिखाने में। फिर अंत में बूढ़े होकर हम मर जाते हैं, वे भी जिन्हें आप ये सब दिखा रहे हैं, और हड्डियों में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद वो बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि दिखाने वाला और देखने वाला दोनों ही हड्डियों में तब्दील हो जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? इसीलिए पृथ्वी में जीवन पनपा। आज विज्ञान ये साबित करने में लगा हुआ है कि जीवन बस अपने आप इस धरती पर आ गया, बस ऐसे ही। शुरुआत में कुछ सेल्स में एक्शन रिएक्शन हुए और जीवन की शुरुआत हुई, जस्ट लाइक दैट। अगर ऐसे ही सेल्स के एक्शन रिएक्शन से जीवन की शुरुआत हुई है तो हमें अच्छे बुरे की फिक्र ना करते हुए जीवन को वैसे ही जीना चाहिए जैसा मन करे, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा। हम सामाजिक जीवन ज़्यादा जीना पसंद करेंगे क्योंकि हमें मरने का डर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, आप नॉन एग्जिस्टेंस हो जाओगे। सवाल यही था कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम जिंदा क्यों हैं, हमारे अंदर चेतना, आत्मा या कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है या उत्पन्न होती है। देखो, विज्ञान और विज्ञान के चाहने वाले ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन में होने वाले न्यूरॉन्स के आपसी सिग्नल्स और कनेक्शन के चलते ही हम दुनिया को समझ पाते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। विज्ञान के अनुसार जब ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विजुअल कॉर्टेक्स में लगातार एक्टिविटी पहुंचाता है तो हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। आपकी कॉन्शियसनेस वैसी ही है जैसा आप होना चाहते हैं। ये कलर, साउंड और स्मेल के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस हैं। ये आपके दर्द, खुशी, थकान और एक्साइटमेंट की फीलिंग्स हैं। ये आपको सोचने समझने वाला एक सेंटिमेंट बीइंग बनाता है। लेकिन ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, इसमें कई तरह के जानवर व अन्य जीव भी हैं जो 100 शताब्दियों पहले या हम इंसानों से भी पहले से जीते आ रहे हैं। देखो, विज्ञान के हिसाब से कॉन्शियसनेस के भी 3 लेवल हैं, एक जीव के दिमाग के विकास अनुसार। फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट मिशियो काकू के अनुसार कॉन्शियसनेस को भी हम माप सकते हैं। जैसे गर्मी को हम डिग्रीज में मापते हैं थर्मोमीटर की मदद से, वैसे ही कॉन्शियसनेस को भी हम माप सकते हैं थर्मोस्टेट नाम के एक यूनिट में। देखो, विज्ञान ये भी कहता है कि कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं, जस्ट एक फीडबैक लूप है उसका, जो आप अपने आसपास देखते हैं और समझते हैं। तो हम इन्हीं फीडबैक लूप की संख्या को माप सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक जीव कॉन्शियसनेस के किस लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल, एक फूल में भी कॉन्शियसनेस के कुछ यूनिट होंगे, जिससे वो फूल तापमान, मौसम, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी जैसी अन्य भारी चीजों को महसूस कर सकता है। ये फूल में भी कॉन्शियसनेस होगा, लेकिन दूसरे जीवों की तुलना में बहुत कम। फीडबैक लूप यहाँ पे 10-12 के लेवल पर ही होगा। इसी कैटेगरी में और भी जीव हैं, जैसे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के भी कॉन्शियसनेस का लेवल कम है, क्योंकि इनके दिमाग का पिछला हिस्सा सेरेब्रम
सेरेब्रम और मेडुला सिर्फ वो ही डेवलप्ड होते हैं। इस वजह से वो सिर्फ खुले स्पेस में ही अपने पोजीशन को समझ पाते हैं। इन्हें सिर्फ शिकार करना, रिप्रोड्यूस करना और दूसरे शिकारियों से अपना बचाव करना आता है। इसके अलावा इन्हें दूसरा कुछ नहीं सोचता। वो बस अपने जानवरों वाले इंस्टिंक्ट पर ही काम करते हैं। इसलिए इनका फीडबैक लूप का लेवल 100 या 150 के लेवल पर ही होगा। अब बात करते हैं लेवल 2 कॉन्शियसनेस के कैटेगरी में आने वाले जीव की। ये मैमल्स की कॉन्शियसनेस होती है। इनकी कॉन्शियसनेस रेप्टाइल्स की तुलना में ज़्यादा होती है क्योंकि इनका मिड ब्रेन भी डेवलप्ड होता है। इन्हें अपनी भूख मिटाने के साथ साथ जज्बात जाहिर कर पाना, एक कम्युनिटी में रहना, कम्युनिटी में अपने लीडर और अथॉरिटी को समझना, झुंड में शिकार करना इत्यादि भी आता है। लेवल 1 और लेवल 2 के प्राणी सूरज निकलने और उसके डूबने तक की ही प्लानिंग कर सकते हैं, पर अगर वो रात वाला जानवर है तो सिर्फ रात भर की एक्टिविटीज को ही सोच पाता है या ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एक्टिविटीज जैसे मौसम के बदलने पर हाइबरनेशन या माइग्रेशन कर सकते हैं। इनकी कॉन्शियसनेस में 1000 से भी ज़्यादा फीडबैक लूप हो सकते हैं, पर अब तक बताई गई कॉन्शियसनेस के लेवल की लिमिटेशंस हैं। पर जो थर्ड लेवल की कॉन्शियसनेस होती है हम इंसानों की, ये इससे भी एक कदम ऊपर ही होती है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्ड होता है जो हमें दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग बनाता है। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने आसपास के एक्टिविटीज़ को देखकर फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारा ब्रेन अन्य जीवों की कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन फास्ट फॉरवर्डिंग टू 17th सेंचुरी, जब दुनिया में मॉडर्न मटेरियल साइंस की बस शुरुआत हो ही रही थी, या हम उसे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल साइंस। हमने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजों को देखने व नापने की मशीन और मेथड्स विकसित कर लिए थे। उनमें से एक मेथड थी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इस मेथड में सिर के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसे लगाने पर पता चला कि अलग अलग काम करने पर हमारे ब्रेन में अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होती हैं, जिनको प्राइमरीली बेटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स कहा जाता है। तो यहाँ कंक्लूजन दे दिया गया कि क्योंकि सारी चीजें ब्रेन से ही होती हैं, तो यानी हम ब्रेन हैं। इन्हें देखो, पता है ये सब कौन है? कोमा पेशेंट्स, इन अदर वर्ड्स ब्रेन डेड पीपल्स। जब रिसर्चर्स ने EEG को इन कोमा पेशेंट्स पे लगाया तो पता चला कि देयर आर नो वेव्स, पर ये सभी तो जिंदा हैं, हार्ट बीट चल रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। तो क्या सच में ब्रेन जरूरी है? अब आप कहोगे कि क्या पागलों जैसे सवाल कर रहा है। वेल, इस पागलों वाले सवाल पर पूरी साइंटिफिक थीसिस की गई है। रॉजर लुइन, a British prize winning science writer, author of 20+ books and hundreds of science articles. उन्होंने अपने आर्टिकल में ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉवर के थीसिस के बारे में बताया। जॉन लॉवर के यहाँ बिना ब्रेन के बच्चे भी आए हुए हैं जो मिस्टीरियसली और कम्प्लीटली नॉर्मल थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, पढ़ते थे और यहाँ तक कि अपनी क्लास में फर्स्ट भी आते थे। फिर उनके पास ऐसे पेशेंट भी आए जो एक्सीडेंटल केसेस थे, जान की जोखिम की वजह से उनके ब्रेन के बड़े हिस्से को निकालना भी पड़ गया था। डॉक्टर ने यह भी कहा ब्रेन के बड़े हिस्से को निकालने की वजह से शायद उस हिस्से द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले शरीर के वो हिस्से न चले। बट सरप्राइजिंगली आफ्टर ऑपरेशन वो पेशेंट सब कुछ सही से कर पाते थे जैसे अन्य नॉर्मल लोग। तो इससे अब तक की सारी ब्रेन थ्योरीज गलत साबित हो जाती थी। यहाँ तक कि कुछ बच्चों का ब्रेन साइज 0.5 मिलीमीटर से भी छोटा था। प्रैक्टिकली उनको ब्रेन था ही नहीं, पर सरप्राइजिंगली उन बच्चों का IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा था। इसलिए रॉजर लुइन ने उस आर्टिकल का नाम दिया था इज़ योर ब्रेन रियली नेसेसरी। इन सभी कंक्लूजन से ये पता चलता है कि हम थॉट्स तो नहीं हैं और ब्रेन भी नहीं है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन रह जाता है, हार्ट यानी हृदय। 1991 बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, फिनिक्स, एरिजोना। 35 साल की सिंगर सॉन्ग राइटर पाम रेनॉल्ड्स का सीरियस एक्सीडेंट होने की वजह से उनको ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि EEG में उनकी कोई ब्रेन एक्टिविटी ही नहीं थी और ना ही कोई ब्लड फ्लो हो रहा था, तो क्लिनिकली शी वॉज डेड। पर फिर भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के समय उनको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रखा और हार्ट पल्स को प्रैक्टिकली नियर ज़ीरो कर दिया।
अब जैसे तैसे पता नहीं वो सिंगर तो बच गई, लेकिन बाद में जो उस सिंगर ने बताया वो अद्भुत था, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। उसने कहा जैसे ही उसे एनेस्थीसिया दिया गया, शी वॉज लिटरली आउट ऑफ हर बॉडी। वो अपने शरीर से बाहर थी और हवा में उड़ने लगी और उसने अपना पूरा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि डॉक्टर्स के बीच में क्या बातें हुई थी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे। यहाँ उसे जो नॉर्मली दिखाई देता है उससे कहीं क्लियर दिखाई दे रहा था। यहाँ उसे शरीर में होने से कहीं ज्यादा रियल फील हो रहा था और वो जितना वहाँ रह रही थी उसे उतना ही आनंद आ रहा था, इतना कि उसे वापस शरीर में आना ही नहीं था। ऐसे एक्सपीरियंसेस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है और ऐसे हजारों केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस कभी भी इनको फ्रंट में रखकर नहीं चलती है। क्यों? तो इसके सिवा भी बहुत सारी साइंटिफिक मिस्ट्रीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर साइंस बिना साउल एक्सेप्टेंस के नहीं दे सकती है। जैसे कि द बाइंडिंग प्रॉब्लम ऑफ साइको एनालिसिस। सिंपल भाषा में सारी इंद्रियां जैसे नाक, कान, आंख, त्वचा सबका इनपुट ब्रेन लेता है, पर उसको सिंक, बाइंड और प्रोसेस कौन करता है। दूसरा प्रॉब्लम है इन्वर्टेड इमेज प्रॉब्लम। अब सब ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारी आंख की कॉर्निया इमेज को इन्वर्ट करके हमारे आंख के पीछे के पर्दे में फेंकती है, तो हमें सब सीधा क्यों दिखाई देता है। मेन बात यह है कि उस इमेज को प्रोसेस कौन करता है। तो विज्ञान जिनको ये बात पता नहीं है तो वो इस फिनोमिनन को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि घोस्ट इन द ब्रेन, साइकोपार्टिकल, इंटेलेक्ट बीइंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और जिन्हें ये पता है वो इसे कहते हैं आत्मा। अब हमारे सामने दो चीजें आती हैं, आत्मा या कॉन्शियसनेस, और ज़्यादातर लोग इसे एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक धर्म ग्रंथ है जो इसे बिल्कुल सही एक्सप्लेन करती है और वो है बाइबल। सिंपल भाषा में कॉन्शियसनेस फिजिकल दुनिया में हो रही घटनाओं और चीज़ों के बारे में या खुद के होने का भी एहसास दिलाती है। सीधे शब्दों में कॉन्शियसनेस ज्ञान के समूह का कैटेगरीज बनाती है और समझती है, जबकि आत्मा जीवन का श्वास है जो ईश्वर द्वारा हमारे अंदर फूंका गया। आत्मा हमारे शरीर के हर ऑर्गन या सेल को जिंदा रखती है। उदाहरण के लिए एक मोबाइल को लीजिए। मोबाइल के ढांचे को हम शरीर कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स या फंक्शन होते हैं जिसे हम शरीर में ब्रेन कहते हैं। अब इसमें बैटरीज, ईयरफोन, माइक एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हें शरीर में हम ऑर्गन कह सकते हैं। अब इसे स्टार्ट करने के लिए हमें किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए जिसे हम बिजली कहते हैं, जिसे शरीर में हम जीवन या आत्मा कह सकते हैं। अब इस फोन में हो रही प्रोसेस या इसके एल्गोरिदम को शरीर में हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जस्ट फॉर कंपैरिजन। अब इसी प्रकार इस फोन को बनाने से लेकर इसे चलाने वाले को इंसान, उसी प्रकार शरीर को बनाने वाले या उसको चलाने वाले को हम गॉड कह सकते हैं। इसीलिए इंसान खास है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था हमारे इस दुनिया में होने का मकसद क्या है, हम क्यों हैं। हम इस दुनिया में हैं क्योंकि हमें बनाया गया ईश्वर द्वारा। हम में कॉन्शियसनेस क्यों इतने हाई लेवल पर है, क्योंकि फ्री विल की छूट उन्होंने हमें दी है। खुद से उन्हें चुनने की क्षमता यानी मन की क्षमता, उन्हें समझने की जिसने हमें बनाया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम, जो दुनिया का पहला व्यक्ति था, उसे आदेश दिया कि तू वाटिका के सभी वृक्ष के फल को खा सकता है, पर अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा जरूर मरेगा। अगर परमेश्वर ने आदम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता न दी होती तो वो जरूर रोबोट ही होता। इसलिए उन्हें फ्री विल दी गई और वो डिसीजन लेने के योग्य थे। इसलिए आज इस दुनिया में होने का मकसद यही है कि हम खुद से उन्हें चुने, ना कि हम प्रोग्राम्ड हो उन्हीं के पास पहुंचेंगे। ऐसे सब होगा पर रियल लव नहीं होगा। इसलिए हमारे पिता यानी ईश्वर चाहते हैं कि हम दिल से और फुल ऑफ लव से उन्हें चुनें। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सच में ऐसे में बहुत डफर था स्कूल टाइम में। अभी रिसर्च के चक्कर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो लाइक मार के, सब्सक्राइब मार के दिखा दो मुझे मेरी औकात। लव यू, टेक केयर, बाय।